Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, physics grade 10th टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की फर्स्ट एग्जांपल जो है वो डील की थी, जिसमें हमारे पास था मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। आज का जो टॉपिक है हमारे पास नेक्स्ट टू एग्जांपल के बारे में जो हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि तीन हमारे पास एग्जांपल थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। पहली हमारे पास थी अ स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, और दूसरी हमारे पास थी द मोशन ऑफ बॉल प्लेस इन द बाउल, और थर्ड एग्जांपल हमारे पास थी द मोशन ऑफ बॉब अटैच्ड टू द स्ट्रिंग। तीन एग्जांपल थी। तो आज हमने नेक्स्ट दो एग्जांपल डिस्कस करनी है डिटेल के साथ। सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक है हमारे पास 10.1 ही है। अब नेक्स्ट टू एग्जांपल आज हम डील करेंगे डिटेल में। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच फोर्स एक्ट्स एज अ रिस्टोरिंग फोर्स इन बॉल एंड बाउल सिस्टम। हमारे पास ऐसी कौन सी फोर्स होती है जो रिस्टोरिंग फोर्स का काम सर अंजाम दे रही होती है बॉल एंड बाउल सिस्टम के अंदर। आंसर है हमारे पास, व्हेन अ बॉल इज जेंटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ बाउल इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग अबाउट द सेंटर ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विद एक्ट्स एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। जब हमारे पास एक बॉल बाउल के सेंटर में रखी हुई होती है तो ड्यू टू ग्रेविटेशन लॉ के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो वो जो होती है स्टेशन मीन्स के स्टेबल होती है, रेस्ट की हालत में होती है अपनी मेन पोजीशन ओ के ऊपर। ठीक है, तो उसके अंदर जब हम ऑसिलेटिंग पैदा करते हैं तो वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के इर्द गिर्द रोटेट करना शुरू करती है, और वो उस वक्त तक रोटेट करती रहती है बॉल जब तक उसके अंदर एक्सेलरेशन मौजूद होता है, और ये एक्सेलरेशन जो होता है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से पैदा हो रहा होता है। एट द एंड हमारे पास जो होता है बाउल के अंदर बॉल एक टाइम स्टॉप हो जाता है और अपनी मेन पोजीशन के ऊपर आगे रुक जाता है। नेक्स्ट है, विच फोर्स एक्ट एज अ रिस्टोरिंग फोर्स इन सिंपल पेंडुलम। फोर्स एक्टिंग ऑन द डिस्प्लेस्ड पेंडुलम, the restoring force that causes the pendulum undergo simple harmonic motion is component gravitational force mg sin theta tangent to the path of motion। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो थर्ड एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम, उसमें कौन सी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह बन रही होती है, क्या चीज़ होती है। जब हमारे पास सिंपल पेंडुलम के अंदर कंपोनेंट में ग्रेविटेशनल फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो उसमें हमारे पास दो किस्म के कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। एक हमारे पास एम जी साइन थीटा होता है और दूसरा हमारे पास एम जी कास थीटा होता है। अब टेंजेंट हमारे पास ड्रा हुए होते हैं। हमारे पास एक फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल होती है, दूसरी हमारे पास वर्टिकल फोर्स होती है। हॉरिजॉन्टल मीन्स के एक्स एक्सेस के ऊपर हमारे पास अगर हम देख रहे होते हैं वैल्यूज़ को, या वाई एक्सेस हम ले रहे हैं तो उसके ऊपर हमारे पास टेंजेंट दो किस्म के बन रहे हैं। एक हमारे पास एम जी साइन थीटा है और दूसरा हमारे पास एम जी कास थीटा होता है। तो वो हमारे पास किसकी वजह से होता है, इसमें भी हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से जो बॉब होता है वो बेसिकली हमारे पास अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है ड्यू टू अट्रैक्शन। तो उसके अंदर ग्रेविटी की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर पैदा होती है, जिसकी वजह से वो एक्ट कर रहा होता है, प्लेस हो रहा होता है। नेक्स्ट है डिफाइन। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में अप्लाई होती हैं। पहली है डिफाइन वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है? डेफिनेशन, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। जब आपके पास कोई भी बॉडी, कोई भी जिस्म अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक वापस मीन पोजीशन तक एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेता है, एक चक्कर उसका कंप्लीट हो जाता है उस जिस्म की वाइब्रेशन का, तो उसको हम वन वाइब्रेशन का नाम देते हैं। ऐसा जिस्म जो अपनी मीन पोजीशन के मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में अपना एक वाइब्रेटिंग जो ट्रिप है वो कंप्लीट कर रहा हो तो उसको हम वन वाइब्रेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइंड टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। किसी भी जिस्म को अपनी एक वाइब्रेशन पूरी करने के लिए जितना टाइम दरकार होता है, जितना टाइम चाहिए होता है, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। कोई भी जिस्म है जिसके अंदर वाइब्रेशन पैदा हो रही होती है, वो अपनी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में जब वो अपना कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, उसको अपना राउंड कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम दरकार होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। डिफाइन फ्रीक्वेंसी एंड इट्स यूनिट। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। किसी भी जिस्म के अंदर एक सेकंड के अंदर पैदा होने वाली वाइब्रेशंस या एक सेकंड के अंदर कंप्लीट होने वाले वाइब्रेटिंग साइकिल्स या वाइब्रेटिंग ट्रिप्स जो हैं किसी भी जिस्म के, वो फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। उसका फार्मूला है F इज इक्वल टू 1/T। F इक्वल टू 1/T यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। इट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इज हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो हर्ट्ज है, जिसको हम कैपिटल H और Z से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन अदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। किसी भी जिस्म का मैक्सिमम तय करदा जो फासला होता है उसकी मीन पोजीशन से, तो वो उस जिस्म का जो डिस्प्लेसमेंट होता है मैक्सिमम, वो उस जिस्म का एम्पलीट्यूड कहलाता है। राइट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अहम नुकात जो हैं, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आर समराइज एज अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेट्स अबाउट फिक्स पोजीशन। सिस्टम हार्मोनिक मोशन के अंदर ये बात हमें ज़रूर याद रखनी होगी कि कोई भी जिस्म हो वो अपनी फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द, जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई भी जिस्म जो है वो एग्जीक्यूट करा रहा होगा, तो वो अपने फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करेगा हमेशा। नेक्स्ट है हमारे पास इट्स एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो ये जो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो हमेशा जो है अपनी मीन पोजीशन के टुवर्ड्स होगा, मीन्स के मीन पोजीशन की तरफ होगा उसका हमेशा एक्सेलरेशन जो होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगी एक्सेलरेशन की, वो हमेशा उसके डिस्प्लेसमेंट की मीन पोजीशन की तरफ होगी। एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन मीन पोजीशन के ऊपर जीरो होता है, वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। जब कोई भी जिस्म रेस्ट की हालत में होता है तो वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, जब वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट करता है तब उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो जब वो अपनी मीन पोजीशन मीन के ओ के ऊपर होगा कोई भी जिस्म जो है, तो उस टाइम उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो होगा। जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए या बी के ऊपर पहुंचेगा तब उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर पैदा होगा। इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसी तरह से वेलोसिटी जो है मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। डिस्कवरी ऑफ गैलीलियो आल्सो हु व्हेन डेवलप्ड द फर्स्ट क्लॉक। गैलीलियो क्या है और पहली जो है फर्स्ट जो क्लॉक है वो किसने डिस्कवर की थी? क्रिस्टियन हैगन्स इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक इन 1656। उन्होंने पेंडुलम क्लॉक 1656 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई, इन्वेंट की, इजाद की है। ही वाज इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ गैलीलियो हु हैड डिस्कवर्ड दैट ऑल पेंडुलम ऑफ द सेम लेंथ took the same amount of time
टू कंप्लीट वन फुल स्विंग, जब वो एक पूरी स्विंग कंप्लीट करती है तो उसके अंदर क्या होती है, तमाम टाइम जो होता है बराबर होता है। मीन्स के एक सर्कल जो एक रोटेशन होती है उसको कंप्लीट करने के ऊपर हर एक टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम उस पेंडुलम की स्पीड को देखें या लेंथ को देखें तो हर एक मिनट के लिए वो बराबर की लेंथ को कवर करते हैं। हैगन्स डेवलप्ड द फर्स्ट क्लॉक दैट कुड एक्यूरेटली मेजर टाइम, उन्होंने जो पहली घड़ी इन्वेंट की थी, ईजाद की थी, तो वो जो टाइम है वो एक्यूरेटली टाइम को क्या करती है, मेजर कर रही होती है। तो ये हमारे पास सामने डायग्राम दिखाई गई है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। एक्सप्लेन द मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बॉल एंड बाउल सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हम डिस्कस कर। तो यहाँ पे बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये एक दूसरी मिसाल है। बाउल के अंदर एक बॉल की पड़ी हुई हम मिसाल ले रहे हैं कि एक बाउल के अंदर बॉल किस तरह से पड़ा हुआ होता है। तो इसको हम ज़रा देखते हैं। जब भी एक बॉल जो है वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर होता है, मीन्स कि अपनी सेंटर पोजीशन पे होता है, तो उस टाइम जो होता है वो बाउल जो होता है वो अपनी सेंटर पोजीशन के ऊपर जब होता है तो उस टाइम उसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म की कोई हरकत नहीं होती। जब उसके अंदर हरकत नहीं होती तो वो अपने सेंटर मीन्स के मीन पोजीशन के ऊपर मौजूद रहता है। जब हम इसको बॉल को एक्सट्रीम पोजीशन से रोटेट कराते हैं, मीन्स कि एक्सट्रीम पोजीशन से उसको छोड़ते हैं बाउल के अंदर बॉल को, तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है। जब उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है तो वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। जब वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है तो उस टाइम हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है बाउल के अंदर, जो बॉल के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। जब लगातार हमारे पास बॉल एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के इर्द गिर्द रोटेट करता है तो हमारे पास सेम मतलब कि एक ही स्पीड नहीं रहती बॉल की, क्योंकि जो ही वो रोटेट करता है एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के इर्द गिर्द बॉल, तब हमारे पास जो होती है आहिस्ता आहिस्ता जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। तो हम देखते हैं बॉल एंड बाउल क्या है। द मोशन ऑफ बॉल इज प्लेस इन अ बाउल, अनदर एग्जांपल ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये है हमारे पास दूसरी एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। एट मीन पोजीशन, व्हेन द बॉल एट मीन पोजीशन ओ, जब ये हमारे पास मीन पोजीशन के ऊपर होता है बॉल, दैट इज एट द सेंटर ऑफ द बाउल, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास नेट फोर्स जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। हमने पहले बात की है कि रेस्ट की हालत में होता है बॉल जब वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर होता है। इन दिस पोजीशन वेट ऑफ द बॉल एक्ट डाउनवर्ड। तो यहाँ पे आपके पास बॉल का जो वेट होता है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से हमारे पास बॉल का जो वेट होता है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। जब भी हम बॉल को वैसे नॉर्मली हम उछालते हैं, अपवर्ड उछालते हैं, तो बॉल हमेशा कोई भी चीज़ हो, बॉल है या कोई और चीज़ है, जब हम उसके अंदर उसको उछालते हैं तो वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ज़मीन की तरफ जो अट्रैक्शन होती है वो ड्यू टू ग्रेविटी हो रही होती है। तो इसलिए हमारे पास जो वेट है बॉल का वो डाउनवर्ड एक्ट होने की वजह क्या है, हमारे पास ड्यू टू ग्रेविटेशन है, is equal to the upward normal force of the surface of ball, hence there is no motion। तो इस तरह से जो बॉल है उसके अंदर कोई मोशन नहीं है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई गई है। बॉल जो है ओ के ऊपर जब होगा तो वहाँ पे वेट जो होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड अट्रैक्ट होगा, ठीक है। जब हम एक्सट्रीम पोजीशन ए से बॉल को रिलीज़ करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी, जो आपके पास दोनों मीन से एक्सट्रीम ए से अगर हम उसको छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो बॉल जो होगा वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करेगा। मीन पे पहुंच के वो बी की तरफ चला जाएगा। मीन्स के ये नहीं है कि अगर हम ए से रिलीज़ करेंगे तो वो अपनी मीन पोजीशन पे जाकर स्टॉप हो जाएगा, बल्कि वो दूसरी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करेगा। तो उसके अंदर जो मोशन पैदा होगी, तो इस मोशन को जो हम नाम देते हैं वो बॉल एंड बाउल सिस्टम कहलाता है।
तो हम इसको ज़रा देख लेते हैं एक्टिविटी एक देखते हैं कि किस तरह से बॉल जो है एक बाउल के अंदर मूव करती है। आपको दिखाते हैं यहाँ से एक्टिविटी के तहत। ये हमारे पास बाउल के अंदर एक बॉल जो है अपनी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो रोटेशन है। यहाँ पे बॉल की स्पीड अगर हम देखते हैं तो जब ये अप आ रहा है मीन्स कि ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, जब ये डाउनवर्ड जा रहा है तो ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ जा रहा होता है। तो ये जो मोशन है, इस मोशन को हम बॉल एंड बाउल सिस्टम कह रहे हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ बॉल, जब हम बॉल को रिलीज करते हैं, नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉल द पोजीशन ए एंड देन रिलीज इट, जब हम पोजीशन ए के ऊपर लेके जाते हैं तो उसको रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, द बॉल विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द मीन पोजीशन ओ ड्यू टू दिस रिस्टोरिंग फोर्स कास्ड बाय इट्स वेट। तो वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करती है और उसकी वजह क्या बनती है, उस बॉल का वेट होता है। वेट की वजह से वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करती है। एट पोजीशन ओ द बॉल गेट्स मैक्सिमम स्पीड एंड ड्यू टू इनर्शिया इट मूव्स टूवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन बी। तो जब बॉल को हम रिलीज करते हैं ए से तो बॉल के अंदर इनर्शिया पैदा हो जाता है और उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होती है, जिसकी वजह से वो ओ के ऊपर स्टॉप नहीं होती बल्कि वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करती है बॉल। वाइल गोइंग टूवर्ड द पोजीशन बी, जब वो पोजीशन बी के ऊपर पहुंचती है, द स्पीड ऑफ बॉल डिक्रीज ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स विच एक्ट टूवर्ड द मीन पोजीशन। तो उसकी स्पीड जो होती है वो स्लो होती है, बॉल की स्पीड, उसकी वजह क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स उस बॉल को मीन पोजीशन की तरफ धकेलती है। जब मीन पोजीशन की तरफ रिवर्स होती है बॉल एक्सट्रीम पोजीशन से, तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हमारे पास बॉल की स्पीड के अंदर कमी पैदा होती है। At position B, the ball stops for a while and then again moves toward the position O under the action of restoring force. Restoring force के एक्शन की वजह से वो वापस रिवर्स होती है मीन पोजीशन की तरफ। This to and fro motion of the ball continues about the mean position O till all its energy is lost due to friction. फ्रिक्शन की वजह से बॉल के अंदर जितनी भी एनर्जी मौजूद होती है वो तमाम क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से बॉल जो होती है अपनी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करती रहती है। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्पीड में कमी आती है। एट द एंड जो होती है बॉल अपनी मीन पोजीशन के ऊपर स्टॉप होती है। कंक्लूजन देखते हैं इसका, मीन्स के हमें इस पूरे टॉपिक के बाद क्या नतीजा अखज़ करते हैं हम इससे। Thus the to and fro motion of the ball about the mean position placed in a bowl is the example of simple harmonic motion। के बॉल एंड बाउल के अंदर टू एंड फ्रो मोशन होती है और ये टू एंड फ्रो मोशन की वजह से बॉल जो होती है मीन पोजीशन के बाउल के अंदर मीन पोजीशन पर प्लेस की जाती है, मीन्स की मीन पोजीशन के ऊपर हम उसको ड्रॉप करते हैं। और ये एग्जांपल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की अक्कासी कर रही है या सिंपल हार्मोनिक मोशन की बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ सिंगल आइसोलेटेड बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ फ्रिक्शनलेस सपोर्ट बाय लाइट इन एक्सटेंडेबल स्ट्रिंग। अब हमारे पास एक छोटी सी बॉब मीन्स के एक लोहे की गोली होती है जिसको हमने एक रस्सी के साथ, फ्रिक्शनलेस रस्सी जो मतलब एक डोरी होती है उससे हमने उसको बांधा हुआ होता है। तो उसके अंदर इन एक्सटेंडेबल स्ट्रिंग मीन्स के वो एक्सटेंड नहीं होती, ऐसी डोरी जो एक्सटेंड ना हो, मीन्स के उसके अंदर ना तो उस रस्सी को या उस स्ट्रिंग को हम खींच सकते हैं, ना ही हम उसको स्ट्रेस मतलब ना ही हम पुश कर सकते हैं ना ही हम पुल कर सकते हैं। मीन्स कि जितना उसका साइज होगा उतना ही रहेगा, ठीक है। तो उस रस्सी के साथ हम उसको क्या करते हैं, अटैच करते हैं बॉब को। व्हेन बॉब इज एट रेस्ट पोजीशन ओ, जब आपके पास मीन पोजीशन ओ के ऊपर होती है, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ द नेट फोर्स ऑन द बॉब जीरो एंड बॉब इज स्टेशनरी। जब ओ मीन पोजीशन पे होगा तो उस टाइम आपके पास क्या होगा, जीरो होगी नेट फोर्स। और जो आपके पास सिंपल पेंडुलम के अंदर आप एक बॉब ले रहे हैं वो उस टाइम क्या होगा, साकिन हालत में होगा।
मोशन ऑफ बॉब फ्रॉम ओ टू ए। अब हमने क्या करना है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, मीन्स कि हम मीन पोजीशन ओ से ए की तरफ मूव कर रहे हैं। नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉब एक्सट्रीम पोजीशन ए, द नेट फोर्स इज नॉट जीरो। जब हम एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर पहुंचते हैं तो नेट फोर्स जो होती है ए के ऊपर जीरो नहीं होती। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई गई है, मीन पोजीशन ओ है, ठीक है, जहाँ पर मास m जो है वो अटैच है आपके पास एक फ्रिक्शनल लेस स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग की लेंथ को हम L से डिनोट कर रहे हैं और जो आपके पास बॉब है उसको हम m से डिनोट कर रहे हैं। W इज इक्वल टू mg, मीन पोजीशन के ऊपर हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी मास जो है, वेट जो है, W इज इक्वल टू mg आएगा। जब आपके पास मीन पोजीशन के ऊपर रोटेट करती है तो मीन पोजीशन के ऊपर आपके पास जो सिंपल, अगर मीन पोजीशन जब उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई फोर्स पैदा नहीं होगी तो उसमें mg होगा वेट। अगर उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है, दो कंपोनेंट पैदा होंगे, एक mg साइन थीटा होगा, दूसरा आपके पास mg cos थीटा होगा। द कंपोनेंट ऑफ वेट mg cos थीटा, देयर इज no force acting along the string as the tension in the string cancel the component of a weight mg cos theta, hence there is no motion along this direction। mg cos theta के अंदर आपके पास स्ट्रिंग में किसी भी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी और तमाम कंपोनेंट के वेट को, जो वजन होंगे उनको वो कैंसिल आउट करता है mg cos theta जो होता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो किसी भी उस सिमत के अंदर किसी भी किस्म की कोई हरकत पैदा नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई गई है, मीन पोजीशन से आपके पास बॉब किस तरह अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करता है। अब यहाँ पे इस बॉब से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब हम एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ते हैं तो उसकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है। जो ही वो अपनी मीन और एक्सट्रीम के इर्द गिर्द रोटेट करता रहता है, एट द एंड जो होती है उसकी स्पीड स्लो होना शुरू हो जाती है और वो स्टॉप होना शुरू हो जाता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे जब होता है तो उसकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है। उसका एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के इर्द गिर्द रोटेशन की वजह से, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्पीड में डिक्रीज आना, स्पीड में जो कमी होती है वो वाक़ई होती है या पैदा होती है। द कंपोनेंट ऑफ अ वेट mg sin थीटा, द कंपोनेंट ऑफ अ वेट mg sin थीटा इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड एक्ट एट अ रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये आपके पास क्या होती है, मीन पोजीशन के टूवर्ड्स होती है और इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पाई जाती है। ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड द मीन पोजीशन ओ। तो इस फोर्स की वजह से जो आपके पास फोर्स होती है वो अपनी मीन पोजीशन ओ के इर्द गिर्द रोटेट करती है। ड्यू टू इनर्शिया एट मीन पोजीशन, अब इनर्शिया की वजह से मीन पोजीशन पे किस तरह से वैल्यू जाती है। एट ओ द बॉब हैज़ गॉट मैक्सिमम वेलोसिटी इज ड्यू टू इनर्शिया। आपके पास जो पेंडुलम के अंदर हम एक बॉल यूज़ कर रहे हैं लोहे की छोटी सी, तो उसके अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है इनर्शिया की वजह से। इट डज नॉट स्टॉप एट ओ, तो ये अपनी मीन पोजीशन ओ के ऊपर स्टॉप नहीं करता, रेदर इट कंटिन्यूज टू मूव टूवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन बी। तो ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करता है। अभी हमने इसकी एक्टिविटी देखी थी किस तरह से ये मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के इर्द गिर्द रोटेट करता है। जब हम एक्सट्रीम पोजीशन से इसको ड्रॉप करते हैं, रिलीज करते हैं बॉब को, तो वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो वो दूसरी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाता है। जब इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है बॉब के अंदर, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो इसकी स्पीड को कम करना शुरू कर देती है। वो इतना कम, इसकी स्पीड को इतना डिक्रीज कर देती है कि एट द एंड बॉब को मीन पोजीशन के ऊपर स्टॉप होना पड़ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टूवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन बी। एक्सट्रीम पोजीशन बी पे कैसे ये जा रहा होता है, ड्यूरिंग द मोशन टूवर्ड्स पॉइंट बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉब डिक्रीज ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन बी के ऊपर पहुंचता है बॉब, तो वापस जब रिटर्न होता है मीन पोजीशन की तरफ, तो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स इसकी स्पीड के अंदर जो है कमी वाक़ई होती है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉब बिकम्स जीरो, तो वहाँ पे आपके पास जो बॉब की वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है।
एट इट रीच द पॉइंट बी, तो इस तरह से वो ये पॉइंट बी के ऊपर पहुंच जाता है विला जो बॉब है एक्सट्रीम पोजीशन बी। रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा, द रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा स्टिल एक्ट्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ एंड ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब अगेन स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। जब आपके पास कोई भी फोर्स एम जी साइन थीटा के मीन पोजीशन के ऊपर एक्ट कर रही होती है तो इसके अंदर बॉब जो है दोबारा स्टार्ट करता है अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द रोटेट करना। इन दिस वे द बॉब कंटिन्यू इट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन, इस तरह से वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन पैदा करता है एक जो बॉब होता है। द स्पीड ऑफ द बॉब इंक्रीज वाइल्डली मूविंग फ्रॉम इनपुट ए टू बी, जब वो ए से ओ मूव कर रहा होता है तो उसकी स्पीड के अंदर इंक्रीज आता है ड्यू टू दी रिस्टोरिंग फोर्स विच एक्ट टू वर्ड ओ, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है कि वो वापस टर्न करे अपने मीन पोजीशन ओ की तरफ। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ बॉब इज आल्सो डायरेक्टेड टू वर्ड ओ, एक्सेलरेशन हमेशा जो होगा डायरेक्टेड होता है मेन पोजीशन के। सिमिलरली व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम ओ टू बी इट्स स्पीड डिक्रीज, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करेगा तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स विच अगेन एक्ट्स टूवर्ड ओ, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है कि वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करे। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ बॉब इज अगेन डायरेक्टेड टूवर्ड ओ, तो इस तरह से जो एक्सेलरेशन ऑफ बॉब होता है वो हमारे पास क्या होता है डायरेक्टेड टूवर्ड द पोजीशन ओ। If it follows that the acceleration of the bob always directed towards the mean position हो, तो हमेशा आपके पास acceleration जो होता है वो directed होता है toward the mean position। The motion of simple pendulum is simple harmonic motion, इस तरह से हम कह सकते हैं जो simple pendulum की motion है वो simple harmonic motion की example है। Time period of simple pendulum, we have the following formula for the time period of simple pendulum, T is equal to 2 pi L over G। तो यहाँ पे हमारे पास इस फार्मूले से रिलेटेड एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग एट द लोकेशन वेयर G इज इक्वल टू 10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। गिवन डाटा में हमारे पास लेंथ जो है L इज इक्वल टू 1 मीटर है और यहाँ पे हमारे पास G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है या ग्रेविटेशन हम कह सकते हैं, तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन A या G इक्वल टू 10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर है। तो टाइम पीरियड T हमने फाइंड करना है, T इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास। अब हम फार्मूला लगाएंगे, वी नो दैट T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है T इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 3.14 है, लेंथ हमारे पास 1 मीटर है और G जो है 10 मीटर सेकेंड इनवर्स है। 1 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.1। अब यहाँ पे सेकंड के ऊपर माइनस पावर जो है सेकंड इनवर्स की है, जब भी किसी चीज़ की पावर माइनस में होती है जब वो ऊपर जाती है तो वो पावर प्लस हो जाती है। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू पड़ी है उसकी पावर प्लस होगी, जब हम उस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे उसकी पावर माइनस हो जाती है। अब यहाँ पे उलट है तो वैल्यू इन्वर्स में है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगी। T इज इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाई अंडर रूट 0.1 सेकेंड स्क्वायर। अब हम 0.1 सेकेंड स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा T इज इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाई 0.3162। अब 6.28 को हम 0.3162 से मल्टीप्लाई कराते हैं, T इज इक्वल टू 1.985 सेकेंड, T इज इक्वल टू 1.99 सेकेंड। टाइम पीरियड हमारे पास आ गया है 1.99 सेकेंड। अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है हमारे पास F इक्वल टू 1/T। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो F इज इक्वल टू 1/T। अब हम T टाइम पीरियड हमने फाइंड किया हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे, F इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.99। इन दोनों को जब डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा F इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी फाइंड हो गई है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने दो चीज़ें फाइंड की हैं, पहला टाइम पीरियड फाइंड किया है, दूसरी चीज़ हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। आप लोगों ने
ये तमाम सवालात एहतियात के साथ अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं और इन तमाम सवालात को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। अब आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।